तो पीपल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में जो क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं दोस्तों, वो है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन है वो है 73rd यानी कि 73वें संविधान संशोधन को समझाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर कैसे लिखना है हमें। तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 2010 में मनाया गया था। यह दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम का प्रतीक है। तो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है दोस्तों, वो होता है 1992 में, पंचायती राज के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार देख लेते हैं। पंचायती राज दिवस यानी कि जब पंचायती राज दिवस होता है तब हमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उनके अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करता है। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय है जो कि एक देश भर में क्या करता है, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसे पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दूसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, तीसरा है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, चौथा है दोस्तों ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, और पांचवा है ई पंचायत पुरस्कार। ये केवल राज्यों, संघों, राज्य क्षेत्रों को दिया जाता है। आगे समझ लेते हैं दोस्तों, तो पंचायती राज के बारे में अब समझ लेते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख किया गया है, पंचायतों का। और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 246 में दोस्तों जैसे कि राज्य विधानमंडल यानी कि जो विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है राज्य का, उसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्य विधानमंडल को। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। तो दोस्तों इस टाइम पे दो संशोधन होते हैं, एक तो 73वां, एक होता है 74वां। जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज यानी कि गाँव से रिलेटेड है, और जो 74वां है वो नगर निगम से रिलेटेड है यानी कि शहरों से रिलेटेड है। आगे समझ लेते हैं हम दोस्तों इसके बारे में। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। ठीक है, गाँव में चलती है प्रणाली। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकाय के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन। जैसा कि आपने सुना ही होगा, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं अगर आप शहरों में रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, गाँव में भी पंचायत के लिए चुनाव होते हैं। तो स्थानीय स्वशासन मतलब स्थान के मतलब कि बिल्कुल लोअर लेवल पे जो शासन करते हैं उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इससे क्या होता है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती है वो इजीली सॉल्व हो जाती है, इसलिए स्थानीय स्वशासन की विचारधारा संविधान में रखी गई। देश भर के पंचायती राज संस्थान में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज लॉन्च किया है। तो देखो दोस्तों, अब ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा लेवल पे मतलब क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इसलिए क्या करा है, पंचायती राज मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया जिसे ई ग्राम स्वराज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, या ई शासन क्या है। तो इसकी वीडियो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यह ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्य को एकीकृत करता है। ठीक है, तो पंचायती राज क्या करता है, जो ग्राम पंचायत के नियोजन है मतलब योजनाएं हैं जो पहले से बनाई जाती है, लेखा यानी कि क्या क्या काम हो रहा है, और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन स्थानीय सरकार निर्देशिका एवं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ इसका संयोजन ग्राम पंचायत की गतिविधियों की आसान रिपोर्टिंग व ट्रैकिंग करता है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए ये क्या करता है, एक तरीके से नियंत्रण रखता है ग्राम पंचायत पर या फिर उसके सेवाओं को और बेहतर बनाता है। आगे बढ़ते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं एक बार। तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में पंचायतों
शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं को रखा गया, जिसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रखा गया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, गाँव के लिए था 73वां संविधान संशोधन, जो अनुसूची 9 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 9 में जोड़ा गया था। आगे समझ लेते हैं इसकी और विशेषता। उन राज्यों जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है को छोड़कर ग्राम, मध्यवर्ती, प्रखंड, तालुका, मंडल और जिला स्तरों पर पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। ठीक है, तो जिनकी जनसंख्या, जिन राज्यों की जनसंख्या यानी कि जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम है, उसमें जितने भी गाँव हैं उसे अलग अलग में डिवाइड किया गया, जैसे कि ग्राम, मध्यवर्ती, जैसे कि मध्यवर्ती को प्रखंड, तालुका और मंडल में डिवाइड किया गया। ऐसे जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई, जो कि अनुच्छेद 243 के बी में है। ठीक है दोस्तों, सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना है, यानी कि जितनी भी सीटें हैं इसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए कि धन बल के प्रयोग पे इसको जीत लिया गया। नहीं, जैसे चुनाव होते हैं उसी तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, पूर्ण रूप से निर्वाचन होना चाहिए। इसके लिए एक निर्वाचन आयोग भी बनाया जाता है जो इसके लिए चुनाव करवाता है। ठीक है, और जो 18 साल से ऊपर होते हैं वो इसका चुनाव करते हैं। आ गया सीटों का आरक्षण। किन किन सीटों में आरक्षण मिला गया है, तो अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों जैसे कि एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद पे भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किए गए। तो देखो दोस्तों, ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें सीटों के आरक्षण में एससी और एसटी को क्या मिला गया, आरक्षण दिया गया है। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं, और अगर महिलाएं की बात करें तो उसमें से जितनी भी सीटें होंगी उसमें 1/3 सीटें सिर्फ किसके लिए आरक्षित होंगी दोस्तों, सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होगी ग्राम सभा में। सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, सभी स्तर, जितने भी स्तर होते हैं, ठीक है, उसमें सारे पदों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की जाएगी। आगे समझते हैं कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, जैसे कि बाकी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित होता है, जैसे कि मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, ऐसे ही दोस्तों पंचायतों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। अगर पता चलता है कि हाँ भाई इसके भीतर कोई धांधली हो रही है या फिर जो नेता चुना गया वो गलत तरीके से चुना गया, तो उसे हम पहले 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। पंचायतों के नए चुनाव उनके कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिए जाने चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए अगर पंचायत को भंग कर दिया गया है, ठीक है, या फिर किसी वजह से, किसी रीज़न से जो मुखिया है उसकी डेथ हो गई है, तो जो चुनाव है वो क्या होंगे दोस्तों, 6 महीने के भीतर होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। उससे पहले 6 महीने से पहले चुनाव कराए जाएंगे। ये ऐसी सुविधा दी गई है पंचायती राज में। ठीक है दोस्तों, आगे पंचायतों की शक्ति समझ लेते हैं, क्या क्या शक्ति है। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक है, तो पंचायतों को क्या है दोस्तों, 11वीं अनुसूची, जो हमारी संविधान की 11वीं अनुसूची है ना दोस्तों, उसमें जितने भी विषय दिया गया उससे संबंधित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से रिलेटेड योजना तैयार करने की शक्ति दी गई है। आगे समझते हैं, प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना, ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, तो हर राज्य में क्या होगा, एक वित्त आयोग इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे पंचायतों और नगर पालिकाओं को क्या मिलता रहे, वित्त मिलता रहे, और मतलब कि पैसा मिलता रहे, जिससे वो अपने कामकाज बेहतर तरीके से करें और लोगों को सुविधाएं बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है राजस्व का स्रोत, यानी कि पैसे का स्रोत कहाँ से आएगा। राज्य विधायिका पंचायतों को निम्नलिखित के लिए अधिकृत कर सकती है। राज्य के राजस्व से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व का हिस्सा, राजस्व का संग्रह और प्रतिधारण। यानी कि राजस्व का जो स्रोत होगा दोस्तों, वो पंचायतों के पास कहाँ से आएगा, वो जो राज्य है ना, राज्य की जो विधायिका है वहाँ से उन्हें स्रोत मिलेगा, यानी कि राजस्व दिया जाएगा किसको दोस्तों, पंचायतों को। आगे समझते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही थी। आशा करती हूँ आपको जो 73rd अमेंडमेंट है, यानी कि संविधान संशोधन है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूँगी या फिर आपके डाउट का रिप्लाई दे दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।